Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss Section 173 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, which dealt with the concept of first information report, information relating to cognizable offence, FIR. Previously, it was existed in Section 154 of Criminal Procedure Code 1973. So, it is a replacement of Section 154, Section 173. तो आज के लेक्चर में हम FIR के प्रोविजन डिस्कस करने वाले सेक्शन 173 BNSS के। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और अभी भी मैं बता दूं कि 70% मेरे चैनल पर ऐसे व्यूवर्स है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, इट्स रिक्वेस्ट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम FIR के प्रोविजन सेक्शन 173 इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। देखिए कि इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, सेक्शन 173, every information relating to the commission of a cognizable offence, irrespective of area where the offence is committed, may be given orally or by electronic communication to an officer in charge of a police station. So, if any person is having information relating to the commission of a cognizable offence, then that person can give information to the officer in charge of police station, irrespective of the jurisdiction of that particular offence. To the nearest police station or to any police station, he can give an information, whether orally or in writing or even by electronic communication. तो बात ध्यान में रखिए, अगर किसी पर्सन के पास इंफॉर्मेशन है किस चीज की, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ इसकी, सपोज मुझे पता है कि यहाँ पर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, दखल पात्र गुनाह हुआ, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, कि ऑफेंस कहाँ हुआ इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं किसी पुलिस स्टेशन में जाता हूं और पुलिस स्टेशन में जाकर कहता हूं कि ये जगह पर यहां पर ऐसा ऐसा ऑफेंस हुआ और जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो मैं ओरल इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, रिटर्न में इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, इवन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, फोन से भी मैं इंफॉर्मेशन दे सकता हूं कि यहां पर ऐसा ऐसा ऑफेंस हुआ है, ठीक है। एंड इफ गिवन, ऐसा होता है orally, it shall be reduced to writing by him or under his direction and be read over to the informant, and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it. Suppose if the information given by a person is oral, then on the basis of that information, police reduce that information in written form and read over that information to the informant. And if he has already given the information in written form, then that must be reduced in writing and shall be signed by the person giving it. मैं गया फॉर एग्जाम्पल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन लेके, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, मैं ओरली अगर पुलिस को बता रहा हूँ तो पुलिस उसको लिख कर लेगी, और लिख कर लेने के बाद पुलिस मुझे वो पढ़कर सुनाएगी ताकि मुझे ये पता चले कि मैंने जो बोला वही पुलिस ने लिखा है या नहीं है। तो अगर मैं रिटर्न देता हूँ तो रिटर्न को भी उन्हें अपने पास लिख लेंगे और उस पर मुझे साइन करना पड़ेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं तो मेरी सिग्नेचर उस पर जरूरी रहेगी। दूसरा कंसेप्ट है सब क्लॉज 1 का ही, बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय हिम ऑन बीइंग साइंड विद इन 3 days बाय द पर्सन गिविंग इट। सो द इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑल्सो। इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, मैंने फोन किया ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को कि यहाँ पर ऐसा ऐसा ऑफेंस हुआ है, पूरी डिटेल मैंने फोन पर बता दिया, तो उसको लिख कर लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर है, इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय हिम ऑन बीइंग साइंड विद इन 3 days बाय द पर्सन गिविंग इट। रिकॉर्ड पे कब लिया जाएगा उसको? इंफॉर्मेशन तो ले ली जाएगी लेकिन रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा उसको। कब तक? जब तक कि 3 दिन के अंदर वो पर्सन जिसने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन दिया है वो आकर उस पर सिग्नेचर ना कर ले, साइन ना कर ले। मैंने फोन पर इंफॉर्मेशन दिया और उधर ही रह गया, मुझे 3 दिन के अंदर जाकर उसको साइन करना पड़ेगा उस इंफॉर्मेशन को। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू जो इंफॉर्मेशन आई 3 दिन के अंदर उसको सिग्नेचर करना पड़ेगी। एंड द सब्सटेंस देयरऑफ शैल बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर इन सच फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स प्रिस्क्राइब्ड इन दिस बिहाफ। फिर क्या करेगा? इंफॉर्मेशन लिख कर लिया, लिख कर लेने के बाद जो बुक है, जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में एंट्री लेगा जिसको अपन
ऑफिशियली FIR कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करते हैं। वो बुक में वो लिखेगा और लिखने के बाद फाइनली स्टेट गवर्नमेंट ने जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट बताया उस फॉर्मेट में उसकी एंट्री ली जाएगी उस FIR की, उस इंफॉर्मेशन की। ठीक है, अब देखिए, प्रोवाइडेड दैट if the information is given by the woman against whom an offence under section 64 to 71, section 74 to 79 or section 124 of BNS 2023 is alleged to have been committed or attempted, then such information shall be recorded by a woman police officer or any woman officer. Whenever the person who is giving information is woman and the offence is relating to the section relating to section 64 to 71, offence कौन सा है? 64 to 71 सेक्सुअल ऑफेंस है। ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमन जितने होते हैं, अगर वुमन इंफॉर्मेशन दे रही है तो वो रिकॉर्ड किसने करना चाहिए? इंफॉर्मेशन वुमन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमन ऑफिसर। तो अगर वुमन के अगेंस्ट में जो ऑफेंस हुआ है, सेक्सुअल ऑफेंस रहने दो या और कोई अगेंस्ट वुमन ऑफेंस रहने दो, उस सिचुएशन में इंफॉर्मेशन देने वाली अगर वुमन है तो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने वाली भी वुमन पुलिस ऑफिसर ही होगी या और कोई वुमन ऑफिसर ही वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेगी। ये प्रोविजन है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द इवेंट दैट द पर्सन अगेंस्ट हुम एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 64 to 71, section 74 to 79 or section 124 of BNS 2023 is committed or attempted is temporarily or permanently mentally or physically disabled। तो यहाँ पर ये भी एक सिचुएशन है कि जिस पर्सन के अगेंस्ट में ऑफेंस हुआ है सेक्शन 64 to 71, मतलब ऑफेंस वुमन के अगेंस्ट में हुआ है, चाहे वो रेप हो या और सेक्सुअल असॉल्ट हो या और कोई सेक्सुअल ऑफेंस हो, अगर वुमन के अगेंस्ट में हुआ है और जिस वुमन के अगेंस्ट में हुआ है वो टेम्पररीली या परमानेंटली मेंटली फिजिकली डिसेबल है, मेंटली या फिजिकली चैलेंज है वो वुमन जिसके अगेंस्ट में सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, तो क्या होगा उस सिचुएशन में? देन सच इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर एट द रेसिडेंस ऑफ द पर्सन सीकिंग टू रिपोर्ट सच ऑफेंस और एट अ कन्वीनियंट प्लेस ऑफ सच पर्सन्स चॉइस in the presence of an interpreter or special educator as the case may be। कि जिस वुमन के अगेंस्ट में ऑफेंस हुआ, सेक्सुअल ऑफेंस रहने दो या और कोई ऑफेंस रहने दो, अगर वो वुमन वो विक्टिम फिजिकली और मेंटली चैलेंज है तो उसका जो भी स्टेटमेंट उसका रिकॉर्ड करने या इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने का है तो उसके घर पर जाके इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी या उसको जो कन्वीनियंट प्लेस है वहां पर जाकर रिकॉर्ड की जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन और वो इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर के प्रेजेंस में रिकॉर्ड की जाएगी। एंड द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इन्फॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ, और जो भी उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। The police officer shall get the statement of the person recorded by a magistrate under clause A of subsection 6 of section 183 as soon as possible। अब यहाँ पर सेक्शन 183 का मतलब होता है वो जो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड ऑफ रेप के अक्यूज के मेडिकल एग्जामिनेशन है यहाँ पर ये इसमें। तो यहाँ पर द पुलिस ऑफिसर शैल गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय मैजिस्ट्रेट अंडर क्लॉज A of subsection 6 of section 83 as soon as possible। अब देखिए और एक प्रोविजन सब क्लॉज 2 है सेक्शन 173 का। अ कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन एज रिकॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी गिवन फोर्थविथ फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मेंट और द विक्टिम। बात ध्यान में रखिए, जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो भी FIR रजिस्टर्ड कर रहा है, उसको एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। सब क्लॉज 3 डील्स विथ without prejudice to the provision contained in section 175 on receipt of information relating to the commission of any cognizable offence which is made punishable for 3 years or more but less than 7 years, the officer in charge of police station may with the prior permission from an officer not below the rank of deputy superintendent of police, considering the nature of the gravity of the offence, क्या करेगा? Proceed to conduct preliminary inquiry to ascertain whether there exists a prima facie case for proceeding in the matter within a period of 14 days or proceed with investigation where there exists a prima facie case। बात ध्यान में रखिए कि अगर ऑफेंस ऐसा है कि जिसकी इन्फॉर्मेशन आई है और ऑफेंस ऐसा है कि जिसमें 3 साल से ऊपर सजा है और 7 साल से कम है ना, फॉर मेड पनिशेबल फॉर 3 years और मोर बट लेस देन 7 years, 3 साल तक की सजा, मतलब सीधा 7 साल तक की सजा वाला अगर कोई ऑफेंस करता है कोई पर्सन और उसके चार्जेस अगर लगाए गए, उसकी इन्फॉर्मेशन आई है, तो द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में विद द प्रायर परमिशन फ्रॉम एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट, तो क्या करेगा? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन डायरेक्टली FIR रजिस्टर्ड नहीं करेगा बल्कि
किसकी, डीवाईएसपी की प्रायर परमिशन के साथ उस ऑफेंस की ग्रेविटी को ध्यान में रखते हुए क्या करेगा, वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करेगा पहले, क्या ऑफेंस हुआ भी है कि नहीं हुआ, प्राइमा फेसी केस बनता भी है कि नहीं बनता है, वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने में अगर प्राइमा फेसी केस बनता है, ऐसा दिखा, तब एफआईआर होगी, नहीं तो एफआईआर नहीं होगी। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करेगा किसके परमिशन के साथ, डीवाईएसपी की परमिशन लेकर। वो ऐसा ऑफेंस जिसमें 7 साल तक की सजा है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट होगी। और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट होने के बाद अगर प्राइमा फेसी केस है तो एफआईआर, नहीं है तो एफआईआर नहीं होगी। ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने का टाइम है 14 डेज। 14 डेज में अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट नहीं होती है तो एफआईआर रजिस्टर्ड करना ही पड़ेगा। प्रोसीड विद इन्वेस्टिगेशन व्हेन देयर एग्जिस्ट अ प्राइमा फेसी केस। अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को लगता है कि प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट कर रही है तो उस सिचुएशन में वो प्रोसीड कर सकता है इन्वेस्टिगेशन को। इफ ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रिफ्यूज टू रजिस्टर्ड एफआईआर, aggrieved party may send such information in writing and by post to the SP concerned, who if satisfied that information discloses the commission of a cognizable offence, shall either investigate the case himself or direct the subordinate to investigate। अब यहाँ पर क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एफआईआर रजिस्टर्ड करने के लिए ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास गया, लेकिन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने रिफ्यूज कर दिया, एफआईआर लेने से मना कर दिया, तो उस सिचुएशन में मैं बाय पोस्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेज सकता हूं। और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लगा कि ऐसा कोई ऑफेंस है तो वो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर पास कर सकता है, सबऑर्डिनेट खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या उसके सबऑर्डिनेट को इन्वेस्टिगेट करने का कह सकता है। ठीक है, अब देखिए व्हाट एफआईआर मस्ट कंटेन, एफआईआर में क्या क्या आना चाहिए। देखिए, कंप्लीट नेम ऑफ द इंफॉर्मेंट, एज एंड एड्रेस, जो इंफॉर्मेशन देने वाला है उसका नाम, एज और एड्रेस। Here complaint is supposed to mention how he was present there when the incident took place। इन्फॉर्मेंट का इसलिए पूरा नाम आना जरूरी है, एज और एड्रेस, क्योंकि उसको यह भी बताना पड़ता है, कभी कभी इन्फॉर्मेंट पे शक आता है कि तू वहां क्या कर रहा था, तो इसलिए उसका नाम, एड्रेस, सब चीजें बताना जरूरी है, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर मैं परभनी में रहता हूं फॉर एग्जांपल और मैंने मुंबई में जाके इंफॉर्मेशन दिया किसी पुलिस स्टेशन में कि यहां पर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ और मैं मेरा एड्रेस बता रहा हूं परभनी का, तो पुलिस मुझसे सवाल करेगी तुम मुंबई में क्या कर रहे थे, है ना। और बाद में चल के मैं मेरा वहां पर प्रेजेंस भी डिनाई नहीं कर सकता, मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं मुंबई में था ही नहीं बोल के। Then advocate of the accused does not get chance to deny the presence of the accused। कभी कभी क्या होता है, अक्यूज खुद ऑफेंस करता है और ऑफेंस करने के बाद खुद ही जाके एफआईआर रजिस्टर्ड करता है। तो जब एफआईआर रजिस्टर्ड कर रहा तो बाद में चल के वो अक्यूज, उसका एड्रेस सब बताया उसने, बाद में चल के अक्यूज ये नहीं कह सकता कि ऑफेंस जब हुआ मैं वहां पर नहीं था बोल के, क्योंकि उसी ने जाके इंफॉर्मेशन दिया। ठीक है, समझ रहे हो। देन प्लेस सीन ऑफ ऑफेंस इन एफआईआर, एफआईआर में ऑफेंस कहां पर हुआ, सीन ऑफ ऑफेंस मेंशन करना जरूरी है। टाइमिंग ऑफ द इंसिडेंट, कब हुआ ऑफेंस, ये भी मेंशन करना जरूरी है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द अक्यूज, इफ अक्यूज्ड इज नोन, अगर अक्यूज का नाम ही पता है डायरेक्ट नाम, लेकिन अगर नाम नहीं पता है तो उसका डिस्क्रिप्शन बताना पड़ेगा, उसकी हाइट, बिल्ड, कलर, कॉम्प्लेक्शन और हेयर स्टाइल। मैनर ऑफ कमिटिंग क्राइम, किस तरीके से उसने ऑफेंस किया, कौन सा वेपन ऑफेंस में यूज हुआ, ये सारे एफआईआर में आना जरूरी है। टेलीफोनिक एफआईआर क्या है, टेलीफोनिक एफआईआर में ऐसा है कि टेलीफोनिक एफआईआर में अगर टेलीफोन करके कंप्लीट इंफॉर्मेशन कोई देता है, अभी तो सेक्शन 173 बीएनएसएस में स्पेसिफिकली बोले हुआ है कि टेलीफोनिक एफआईआर रजिस्टर्ड होगी, बट उसको 3 दिन के अंदर आके सिग्नेचर करना पड़ेगा। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर वो देता है टेलीफोन पे भी, तो टेलीफोनिक एफआईआर भी पॉसिबल, पहले भी थी अभी भी है। मौजीराम वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी, सीआरपीसी का केस है, वेयर अ टेलीफोनिक मैसेज वाज गिवन बाय द उप प्रधान ऑफ अ विलेज about the commission of a murder to the officer in charge of the police station। उप प्रधान था विलेज का, उसने टेलीफोन पे इंफॉर्मेशन दिया कि यहाँ पर मर्डर हो गया ऐसा ऐसा। Who got in reduced in writing and entries were made in the police record the information disclosing names of the accused, deceased and the place of occurrence। वो इंफॉर्मेशन जो उसने फोन पे दिया था उप प्रधान ने, वो अक्यूज का नाम भी, कहां पर ऑफेंस हुआ, कैसा हुआ, सारी इंफॉर्मेशन उसने डिटेल में दिया। तो द हाई कोर्ट हेल्ड टू बी एन एफआईआर, हाई कोर्ट ने उस टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन को एफआईआर ट्रीट किया क्योंकि वो क्लियर था, सारी इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन टेलीफोन पे आ गई थी। तो अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन टेलीफोन पे आती है तो टेलीफोनिक एफआईआर भी पॉसिबल है। ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर एन एफआईआर, सो व्हेनेवर पुलिस रिसीव्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस शैल रजिस्टर एन एफआईआर। पुलिस डिनाई नहीं कर सकता एफआईआर, पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करना ही पड़ेगा, एनी हाउ शाल है। स्टेट ऑफ एपी वर्सेस पुन्नति रमुल्लू,
refusal to record an FIR on the ground that the place of crime does not fall within the territorial jurisdiction of the police station amount to dereliction of duty. अगर पुलिस ऑफिसर ये कह रहा है कि ऑफेंस हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं हुआ इसलिए हम FIR रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, तो वो उसके ड्यूटी का उल्लंघन किया ऐसा माना जाएगा और उस पर एक्शन भी हो सकती है। इररिस्पेक्टिव ऑफ जुरिस्डिक्शन, आप तो 0 FIR कर सकता है वो। Information about cognizable offense would have to be recorded and forwarded to the police station having jurisdiction. भले ही jurisdiction नहीं है फिर भी zero FIR रजिस्टर्ड करना पड़ेगी और बाद में FIR रजिस्टर्ड करके वो रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन को उसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा। डिले इन लॉजिंग FIR, अगर FIR लॉन्च करने में अगर देरी हो जाती है तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है? अननेसेसरी डिले होती है अगर, कि हम डिले को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल ऑफेंस हुआ मेरे अगेंस्ट में, मैं जाके 2 दिन घर पे बैठ गया, तीसरे दिन जाके FIR कर रहा हूं, तो हाउ आई कैन जस्टिफाई माई डिले? मैं डिले जस्टिफाई कैसा कर सकता हूं? तो ये डिले अगर अननेसेसरी डिले होता है तो इट विल लॉस द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ FIR, तो FIR की एविडेंशियरी वैल्यू यहां पर खत्म हो जाती है। देखिए, इफ द डिले इज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड बाय द इन्फॉर्मेंट दैट इट इज एक्सक्यूजेबल, अगर डिले जस्टिफिएबल है, मैं जस्टिफाई कर सकता हूं, एक्सक्यूज है मेरे पास, तो वो एक्सक्यूजेबल है उस सिचुएशन में। इन केस ऑफ इवनिंग और लेट नाइट ऑफेंसेस, अगर लेट नाइट ऑफेंस हुआ, अब ट्रांसपोर्टेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है, उस सिचुएशन में सुबह आकर अगर FIR रजिस्टर्ड हो रहा है तो ये डिले एक्सक्यूजेबल है ना। डिस्कशन विद एल्डर इन फैमिली इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस, अगर सेक्सुअल ऑफेंस होता है किसी के अगेंस्ट में तो डेफिनेटली हमको पता है कि उस सिचुएशन में डिस्कशन होता है फैमिली में और उसके बाद ही FIR रजिस्टर्ड होती है, जैसा कि इस केस में बताया हुआ है, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस ओम प्रकाश। A child was raped, इसमें एक चाइल्ड का रेप हो गया था। It was held by the court that it was not unnatural for the brother of the victim to wait for the arrival of the elders of the house and to lodge a report after the decision of the family members because a reputation of the family and career of that girl was involved. अभी केस में ऐसा हुआ था, एक लड़की का रेप हुआ, बच्ची का। अब जब रेप हुआ तो उसका भाई और वही थे। अब वो भाई ने क्या किया कि घर के बड़ों के आने का इंतजार किया उसने, और आने के बाद उनका डिस्कशन हुआ, डिस्कशन होने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि FIR रजिस्टर्ड करेंगे, और उस टाइम में देरी हो गई। बट कोर्ट ने यह कहा कि ये देरी जितनी भी हुई ये एक्सक्यूजेबल है, क्योंकि उस लड़की के करियर का सवाल था, डिस्कशन होने के बाद ही FIR रजिस्टर्ड होगी, फैमिली के रेपुटेशन का सवाल था, और ये डिले एक्सक्यूजेबल है, ये डिले एक्सक्यूजेबल रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो समटाइम्स द डिले इज एक्सक्यूजेबल, समटाइम्स द डिले इटसेल्फ लॉस द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ FIR, डिलेज खत्म करता है एविडेंशियरी वैल्यू को FIR के। तो यही था FIR जो हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।